कानपुर शहर में तुलसी नाम की एक महिला रहती थी, जिसका एक बेटा था। तुलसी पैसों के लिए पागल थी और सामने वाले की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही उसे सम्मान दिया करती थी। अगर कोई अमीर रिश्तेदार उससे मिलने आता तो वो ढेर सारे व्यंजन बनाती, लेकिन अगर कोई गरीब रिश्तेदार आता तो उन्हें एक गिलास पानी भी देना उसे गवारा नहीं होता। उसकी ये सारी आदतें देखकर एक दिन उसका बेटा राजीव उससे कहने लगा, माँ, आप किसी को भी उसकी हैसियत देखकर क्यों सम्मान देती हैं? ये सही नहीं है ना माँ, गलत बात है। तुलसी झट से बोल पड़ी, मेरे बेटे, ये कलयुग है, यहाँ ऐसे ही चलता है। अगर तुम कार से किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा सम्मान होगा, साइकिल से जाओगे तो कोई तुमसे बैठने के लिए कहेगा भी नहीं। इसीलिए हैसियत देखकर किसी को मुंह लगाना चाहिए। उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। राजीव समझ गया कि वो अपनी माँ का रवैया नहीं बदल सकता। एक दिन तुलसी ने मैरिज ब्रोकर प्रभाकर को अपने घर बुलाया। प्रभाकर, मैं अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। अति उत्तम, मैं आपके बेटे के लिए जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढूंगा। प्रभाकर, लेकिन याद रखना, सिर्फ अच्छी लड़की काफी नहीं, घर वाले भारी दहेज भी दे सके। तुलसी जी, क्या आपको लगता है मैं आपको जानता नहीं? आपके हिसाब की लड़की ही तलाश करूंगा, मैरिज ब्रोकर ने कहा और चला गया। कुछ दिनों बाद प्रभाकर लौट कर आया और बोला, तुलसी जी, आसपास के सभी गांवों में गया हूँ, कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ, देखिए तो जरा। तुलसी अपने बेटे के लिए तस्वीरें देखने लगी। कुछ देर बाद मैरिज ब्रोकर बोला, तुलसी जी, इस तस्वीर को देखिए, ये लड़की सुंदर लग रही है ना? उसने उन तस्वीरों में से एक तस्वीर तुलसी को दिखाई। तुलसी ने तस्वीर देखकर, सुंदरता तो है, लेकिन सुंदरता का चार थोड़ी डालना है, नकद भी तो मिलना चाहिए, वो मिलेगा या नहीं? उसने तस्वीर को देखा और पूछा। तब प्रभाकर बोला, ये लड़की भैया के लिए हर तरह से सूट करेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से तय कर दो शादी। तुलसी ने बताया तो प्रभाकर गया और उस लड़की के घर वालों से मिला। वो समझ गया कि वे एक मिडिल क्लास से हैं। लेकिन लड़की, जिसका नाम नीरजा था, उसके माता पिता ने प्रभाकर से अनुरोध किया कि किसी तरह उनकी बेटी का रिश्ता तय करवा दे। प्रभाकर मान गया और वापस तुलसी के पास गया। तुलसी जी, जरा थोड़ी सी गड़बड़ है। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन वो मिडिल क्लास से है, लेकिन वो लोग इस रिश्ते के लिए बहुत उत्साहित है, घर बार अच्छा है। और फिर प्रभाकर ने नीरजा की तारीफ में पुल बांध दिए। प्रभाकर की बात सुनकर, प्रभाकर, जमाना सिर्फ अच्छे स्वभाव वालों का नहीं है, गांठ में पैसा होना चाहिए। तुम अपने अच्छे व्यवहार से पानी की बोतल खरीद सकते हो क्या? इस रिश्ते को छोड़ो, दूसरा रिश्ता देखो। तुलसी ने करारा जवाब दिया। प्रभाकर नीरजा के घर गया और बताया कि रिश्ता नहीं हो पाया। नीरजा ने जब प्रभाकर की बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। दरअसल कुछ साल पहले तक उनका एक बड़ा समृद्ध परिवार था, लेकिन जमीन जायदाद के झगड़ों के कारण उनका सब कुछ गिरवी रखा गया था। लेकिन भाग्य का खेल, कुछ महीनों बाद ही उन्होंने केस कोर्ट में जीत लिया और उन्हें उनकी सारी जमीन जायदाद वापस मिल गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई और तुलसी के कानों में भी पड़ी। उसने तुरंत प्रभाकर को वापस बुलाया। प्रभाकर, तुमने कुछ दिन पहले हमें नीरजा नाम की लड़की का रिश्ता बताया था, उनसे फिर से बात करो, मैं राजी हूँ इस बार, उसने कहा। प्रभाकर समझ गया कि तुलसी अब इस रिश्ते के लिए क्यों हाँ कर रही है, क्योंकि अब उनके पास संपत्ति है। यही बात जाकर प्रभाकर ने नीरजा के परिवार को बता दी। पहले तो वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन वे जानते थे कि राजीव और नीरजा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उन्होंने आखिर में हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। नीरजा इस बात को जानती थी कि उसकी सास पर पैसों का भूत चढ़ा है, इसलिए उसने अपनी सास के साथ खेलना शुरू कर दिया। ससुराल पहुंचकर अगले दिन नीरजा उठी और जाकर अपनी सास से बोली, सासू माँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो जरा मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, आपके घर नौकर भी नहीं। नीरजा के ऐसे कहने पर तुलसी कुछ नहीं कह सकी और चुपचाप जाकर कॉफी बनाकर लाई। सासू माँ, मुझे भूख भी लग रही है, जरा बढ़िया से सैंडविच और ऑमलेट भी बनाकर ले आइए ना। प्लीज सासू माँ, नीरजा ने तुलसी से कहा। तुलसी फिर कुछ नहीं बोली। उसने किचन में जाकर सब कुछ बनाया और नीरजा को परोसा। नीरजा ने तुलसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ गपागप खा गई और फिर बोली, सासू माँ, आप तो बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाती हैं। अच्छा सासू माँ, राजीव और मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे ढेर सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, मैं आऊं तब तक धो दीजिए, उसने बताया और चली गई।
अंधेरा हो चला था। तभी तुलसी ने देखा कि राजीव अपने दोनों हाथों में ढेर सारे पैकेट्स लिए चला आ रहा है और नीरजा अपना हैंडबैग पकड़े आगे आगे चल रही है। वो चौंक गई। सिर्फ क्योंकि नीरजा के पास बहुत पैसा था, वो उसे कुछ नहीं बोल रही थी और नीरजा उसका लालच भांपकर उसे रोज कोई ना कोई काम करवा रही थी। तुलसी, जिसका घर पर राज चलता था, अब एक नौकरानी की तरह थी। ये देखकर पड़ोसी सोचते थे कि तुलसी को बिल्कुल ठीक बहू मिली। सास ने दिया एक अच्छा झटका और तीनों बहुओं को सबक सिखाया। तब से तीनों बहुओं ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया था और सास की अच्छे से देखभाल कर रही थी और उन्हें कोई काम करने ही नहीं दे रही थी। लेकिन दिन भर आराम से बैठने की वजह से सास की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पार्वती सास का इलाज करने आई डॉक्टर ने उनसे कहा। सास के बगल में ही तीनों बहुएं चुपचाप खड़ी थीं। उन्हें देखकर, देखिए पार्वती जी, आपको उठकर काम करना चाहिए। आपके शरीर को भी कसरत की जरूरत है और बिस्तर पर बैठी रहे, इतनी बीमार तो आप हैं नहीं। कोशिश करके अपना काम खुद कीजिए। डॉक्टर के इस तरह कहने पर पार्वती अपनी बहुओं की शिकायत लगाने लगी। डॉक्टर मैडम, ये बात आप इन तीनों को समझाइए। मैं उठकर कोई काम करने की सोचती हूँ, तब तक ये तीनों आकर मुझसे वो काम ही ले लेती हैं। बताइए मैं क्या करूं? जब सास ने इस तरह शिकायत लगाई तो डॉक्टर तीनों बहुओं पर चिल्लाई और उन्हें लिखी हुई दवाइयां किस तरह देनी है बताने लगी। देखो तीनों, समझो, इन गोलियों को दिन में 3 बार देना है। ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें अपना काम करने दो, उनका कोई काम नहीं करना, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। इस तरह पार्वती सास अपनी बहुओं के अत्यधिक प्यार की वजह से बीमार हो गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद दिन बीत रहे थे। तभी पार्वती की एक दूर की रिश्तेदार शांता बिना बताए उनके घर पहुंच गई। उसे घर में घुसता देखकर पार्वती चौंक पड़ी। शांतम्मा पार्वती से शिकायत करने लगी। कैसी है? अच्छी है ना? ये क्या 3 बहुएं घर में आ गई और तूने मुझे एक बेटे की शादी में नहीं बुलाया? मुझे भूल गई क्या रे? वो सीधे सीधे कहने लगी। जब पार्वती चैतन्य हुई तो उसने शांतम्मा को जवाब दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ। ये बताओ तुम कैसे चली आई? वो इस तरह बात कर रही थी, तभी उसकी तीनों बहुएं वहां आ गई और देखने लगी कि कौन आया है। तब शांतम्मा ने उन तीनों से, ओह तुम ही हो पार्वती की 3 बहुएं। मैं तुम्हारी सास की चाची हूँ, बहुत दूर के रिश्तेदार हूँ, तुम्हारी दादी सास लगी। जब शांता ने इस तरह कहा तो तीनों उसे बड़े आदर से अंदर ले गई और उसका ख्याल करने लगी। दूसरी तरफ सास उन्हें शांता की देखभाल करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उन्होंने शांता की हर तरह से सेवा की। रात हुई तो शांता सोने चली गई। तीनों बैठकर तब भी उसका ख्याल करने की कोशिश में थी। तब सास गुस्से में इन तीनों बहुओं के पास आई और कहने लगी, अरे सुबह से देख रही हूँ तुम लोग उसके पीछे एकदम बैरे की तरह लगी हुई हो। क्या हुआ? हम तो उसकी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं। हाँ, हम नहीं चाहते वो जाकर आपके बारे में कुछ कहे, इसीलिए। जब दोनों बहुएं इस तरह कहने लगी तो उसने अपना सर पीट लिया। अरे मूर्खता की बातें मत करो। अरे सासू माँ धीरे बोलो, आपकी चाची जाग जाएगी ना, उन्हें बुरा लगेगा। नहीं जागेगी, जब वो सोती है तो उसके बगल में बम भी फोड़ने पर नहीं जागेगी। अब अगली सुबह ही उठेगी वो, उसने तीनों से कहा और फिर उन्हें शांता की असलियत बताने लगी। है तो वो हमारी रिश्तेदार, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में आमंत्रित नहीं करता, क्योंकि अगर वो आना शुरू करती है तो फिर रुकने का दम ही नहीं लेती, तब तक जब तक हम पूरी तरह से कंगाल न हो जाएं। इसीलिए उसे हर कोई आमंत्रित करने में डरता है। यही नहीं, जाने के बाद वो अपने बेटे और बहू को लेकर आएगी, जिसे देखकर फिर उसकी बेटी भी अपने परिवार के साथ आ जाएगी। इस तरह वो अपने पूरे परिवार को दूसरे के घर में इकट्ठा कर लेती है। उसके परिवार को खिलाते खिलाते व्यक्ति खुद ही कंगाल हो जाए। इसलिए अगर किसी को पता भी चलता है कि ये आ रही है तो वो दरवाजे पर ताला लगाकर भाग जाते हैं। इसी वजह से अब बिना बताए आने लगी है। पार्वती सास ने उन तीनों को शांतम्मा के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो तीनों ही चौंक गईं। तो अब हम क्या करेंगे सासू माँ?
उससे कैसे छुटकारा पाएंगे? हाँ, आज जो कर लिया ठीक है, लेकिन कल से उसकी देखभाल में जरा चतुराई बरतना। दिखाना तो यही कि तुम अच्छा कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देना। ऐसा कुछ ना करना जिससे वो संतुष्ट हो। हर काम में कोई ना कोई मुश्किल पैदा कर देना, बस इतना ही काफी होगा। जब पार्वती सास ने उनसे इस तरह कहा तो उन्होंने अब शांता के सामने अपनी पुरानी आदतों को दिखाना शुरू कर दिया, जैसे मेकअप करना, टीवी देखना और लगातार खाते रहना। अगले दिन सुबह सुबह बड़ी बहू ने आकर शांता से इस तरह कहा, दादी सास तुम कितनी सुंदर दिखती हो। अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप और कर दूं तो जन्नत की हूर लगोगी। इस तरह तारीफ करके वो उसका मेकअप करने लगी। मेकअप ऐसा किया था कि ज्यादा देर रखने पर वो खुजली मचा दे। थोड़ी देर बाद शांता को जब खुजली होने लगी तो उसने टीवी देखती दूसरी बहू से मेकअप हटाने के लिए कहा। दूसरी बहू टीवी देखती रही और उससे कहा कि जब तक वो मेकअप छुड़ा नहीं देती वो कुछ खाए ना। उसे ये कहकर दूसरी बहू टीवी देखने में मगन थी। ये सब देखकर पार्वती की हंसी छूट रही थी। मेकअप लगे लगे शांता को देर हो गई। उसके पूरे चेहरे पर एलर्जी हो गई। ये देखकर, हे भगवान, इस बहू ने जो मेकअप किया था उसने मेरे चेहरे को दीमक की तरह खा लिया। कुछ और देर रुकी तो पता नहीं ये क्या हाल करे। तो वो वहां से जाने लगी। छोटी बहू ने उसे पकड़ लिया। अरे चाची, कल चली जाना, थोड़ा कुछ खाते लो, इतने प्यार से। जब बहू ने ऐसा कहा तो शांतम्मा जो भूखी थी खाने के लिए रुक गई, लेकिन उस खाने में छोटी बहू ने ढेर सारे मसाले डाले थे। भूख की वजह से फटाफट गप करने पर उसके पूरे मुंह में छाले पड़ गए, लेकिन वो तो बस खाने में लगी थी। तब बड़ी बहू उसे देखकर यूं बोली, अरे चाची, तुमको मेकअप से रिएक्शन हो गया था ना, और अब ये मसालेदार खाना, मुंह पर छाले। छोटी बहू के कहते ही वो जो खा रही थी उसे तुरंत छोड़कर वहां से चली गई। इस तरह शांतम्मा जैसी खतरनाक अतिथि को तीनों बहुओं ने मिलकर घर से भगा दिया और इस तरह उस पैरासाइट नुमा शांता से अपने घर बार को बचा लिया। सास तीनों की चतुराई से बड़ी खुश थी।